जय हिंद दोस्तों। आप सभी गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो यूटेरिया के द्वारा प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है, जिसमें दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपको 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन रहता है और टोटल दोस्तों 200 मार्क्स का है, जिसमें समय आपको दिया जाता है 2 घंटा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना किया था। तो निगाली सागर स्तंभ की दोस्तों जो स्थापना किया गया था, या दोस्तों 14वां में याद रखना है, 14वां वर्ष में, अपना राज्याभिषेक के 14वां वर्ष में। और अगर अशोक की बात किया दोस्तों तो सम्राट जो अशोक थे यह बिंदुसार थे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी। और राजगद्दी पर बैठते समय दोस्तों यह अवंती का राज्यपाल थे। उस समय कहाँ थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। और मास्की और गुजरा लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। याद रखना है कौन सा दो लेख में दोस्तों? तब मास्की और गुर्जरा, यह दोनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब पुराण में दोस्तों जो अशोक की बात की जाए तो उसको अशोक वर्धन कहा गया है, पुराण में अशोक वर्धन। फिर दोस्तों अशोक से एक बात और याद रखना है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे। कब? तो 261 ईसा पूर्व में। और अशोक ने दोस्तों गुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक किससे दीक्षा लिए थे बौद्ध धर्म का? तो दोस्तों याद रखना है उपगुप्त नामक भिक्षु था, उपगुप्त नामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही दोस्तों हर एक क्वेश्चन को जो संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो उससे जो संबंधित कथा रहेगा उसको बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इलंगो के द्वारा रचित शिल्पादिकरम में निम्न में किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है दोस्तों तो तोलका पियर का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों माधवी का किया गया है, कोलन को किया गया है और कनगी को भी किया गया है। याद रखना है। देखिए शिल्पादिक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है कि पायल का गीत, पायल का गीत। और इसकी रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो इलंगो के द्वारा किया गया था, इलंगो के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 3। क्वेश्चन 3 है कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश यानी कि दोस्तों समाप्त करा, तो समाप्त आपको बलबन के द्वारा किया गया था, लेकिन चारू दोस्तों आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो विनाश करा है तो बलबन के द्वारा। बलबन की बात की जाए दोस्तों तो बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? तो बहाउद्दीन। बलबन दोस्तों पूर्व में इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था, याद रखिएगा। पूर्व में किसका गुलाम? तो इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। और सीरी नामक नया नगर का बलबन के द्वारा बसाया गया था। सीरी नामक दोस्तों जो नगर है यह बलबन के द्वारा बसाया गया है। और बलबन के द्वारा याद रखना है अपना ही राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था बलबन। और बलबन के द्वारा दोस्तों फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव प्रारंभ किया गया था। नौरोज उत्सव याद रखना है, नौरोज उत्सव या दोस्तों फारसी से संबंधित है। और नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दिया था। उल्लुग खां की उपाधि कौन दिया था बलबन को? तो दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? नहीं कह रहा दोस्तों। तो देखिए कौन सा नहीं है, देखिए ध्यान देना। पहला है कलिंजर। तो कलिंजर अभियान दोस्तों कब हुआ था अकबर के द्वारा? तब 1569 में, बिल्कुल सही बात है। कश्मीर अभियान दोस्तों 1586 में, ये भी सही है। सिंध 1591 में, ये भी सही है। कंधार 1594, यही दोस्तों गलत है। कंधार 1594 नहीं बल्कि दोस्तों 1595 हो जाता, 1595 हो जाता कंधार। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 1595 में कंधार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? तो मराठा का पेशवा दोस्तों बालाजी बाजीराव को बनाया गया था, बालाजी बाजीराव को, याद रखिएगा। और बाजीराव प्रथम की बात किया दोस्तों, यह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम का संबंध मस्तानिक नामक महिला से था। किससे? तो मस्तानी से। अब बाजीराव प्रथम का दोस्तों मृत्यु कहेगा तो 1740 में हुआ था, 1740 में मृत्यु हो गया था। और इनको मृत्यु के बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव बने थे, बालाजी बाजीराव पेशवा अगला बने थे। और संगोला का जो संधि हुआ था दोस्तों 1750 ईस्वी में, या बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के द्वारा, बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के द्वारा संगोला की संधि 1750 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो देखिए मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए दोस्तों 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में स्थापना किया गया था प्रथम मदरसा की, याद रखिएगा, प्रथम मदरसा का। वहीं पे दोस्तों हिंदू की बात की जाए तो हिंदू के लिए दोस्तों बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था 1791 में, वह जोनानाथन डंकन के द्वारा, जोनानाथन डंकन के द्वारा
और देखिए एक 1781 में दोस्तों जो कलकत्ता में स्थापना होता 1781 में, उसी समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, बोला कि अवध किसान सभा का आयोजन कब हुआ था? तो अवध किसान सभा का कहेगा दोस्तों तो 1920 में। अवध किसान सभा का आयोजन 1920 में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहीं पे दोस्तों अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा आपसे पूछता तो 1929 में स्थापना हुआ था। फिर आंध्र प्रांतीय किसान सभा कहता दोस्तों तो 1928 में। ध्यान देना है, आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928 और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929। फिर दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा कहता तो 1936 में और संयुक्त प्रांत किसान सभा कहता तो 1918 में। याद रखिएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों एलनबरो के द्वारा और यह 1843 में लगाया गया था। यहीं पे दोस्तों लॉर्ड इरविन के समय की बात की जाए तो शारदा एक्ट 1930 में आया था दोस्तों, शारदा एक्ट 1930 में। फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध की बात की जाए तो विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा। और नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों 1872 में पारित हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्की को माना जाता है। ट्रास्की को याद रखिएगा, ट्रास्की को। देखिए रूसी साम्यवाद का जनक आपसे पूछेगा तो प्लखानोव हो जाएंगे। रूसी समाजवाद का दोस्तों तो याद रखना प्लखानोव है। फिर दोस्तों आधुनिक रूस के निर्माता कहेगा तो स्टालिन हो जाएंगे। और लाल सेना का गठन दोस्तों याद रखना ये भी ट्रास्की के द्वारा किया गया था, लाल सेना का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है कि 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना दोस्तों रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में किया गया था। रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में, याद रखिएगा, 1942 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था दोस्तों सरला देवी चौधरानी के द्वारा। सरला देवी चौधरानी के द्वारा, याद रखिएगा, 1918 में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद का जुड़वा संतान, यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन आपका लाला लाजपत राय का है। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद का जो जुड़वा संतान है, यह बोला गया था दोस्तों किनके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा, याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों याद रखना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, जिसकी स्थापना दोस्तों 1920 में किए थे। और लाला लाजपत राय प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था। और उन्होंने दोस्तों कहा था कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद का जुड़वा संतान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना आपसे पूछेगा तो मार्च 1993, याद रखिएगा, मार्च 1993 में किया गया था। और इस महिला कोष की स्थापना दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछेगा तो 1992 से 1997। चलिए नेक्स्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित किया था? देखिए दोस्तों वाईके अलग समिति है, वाईके अलग समिति के द्वारा, याद रखना है। एक मिनट दोस्तों, देखिए वाईके अलग समिति, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? वाईके अलग समिति। यहीं पे दोस्तों वाईके अलग समिति का स्थापना की बात की जाए तो 1979 में किया गया था वाईके अलग समिति का स्थापना, याद रखना है। और इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी को अलग अलग मात्रा निर्धारित किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि रेपो दर से तात्पर्य क्या है? तो रेपो दर से तात्पर्य है दोस्तों कि कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करता है वही दोस्तों रेपो दर रेट होता है। अभी वर्तमान में दोस्तों जो रेपो रेट निर्धारित किया गया है वह दोस्तों याद रखना है 6.625 हो जाएगा, 6.25 दोस्तों याद रखना है। 6.25 अभी वर्तमान में रेपो रेट परसेंटेज में है 6.25। यहीं पर दोस्तों आपसे बैंक दर पूछता है तो बैंक दर कितना हो जाता है बताइए? तो 3.35 हो जाता है बैंक दर दोस्तों, 3.35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 दर बताए हैं वह 6.35
6.50 है, ना कि दोस्तों 3.35। 6.50 याद रखिएगा, 6.65 बैंक दर। और जो 3.35 बोले हैं ना दोस्तों, वो आपको रिवर्स रेपो दर था, रिवर्स रेपो दर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, IRDA का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। फिर यही दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछता था दोस्तों, मुंबई हो जाता भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। फिर दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम का कहता, भारतीय जीवन बीमा निगम का, तो उसका भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में हो जाता। यहीं पे दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय पूछता तो आपका लखनऊ में हो जाता। वह कहाँ, तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो हार्मोन को दोस्तों 1962 में, हार्मोन को कब प्रमाणित किया गया था, तो 1962 में याद रखना है। और किस, इसको दोस्तों एक बर्ग नामक वैज्ञानिक थे, बर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और एथिलीन का प्रयोग दोस्तों फलों को पकाने में किया जाता है, फलों को पकाने में। नेक्स्ट है कि कोढ़ बीमारी निम्न में शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कोढ़ बीमारी दोस्तों जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, और इस बीमारी से तंत्रिका तंत्र के दोस्तों जो त्वचा होता है प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र के त्वचा प्रभावित होता है, याद रखिएगा। और यह बीमारी होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। यहीं पे दोस्तों याद रखना है पेचिस, पेचिस जो है दोस्तों आंत को प्रभावित करता है, आंत को। फिर क्षय रोग जो टीबी बोलते हैं फेफड़ा को प्रभावित करता है। फिर दोस्तों श्वास नली की बात की जाए तो श्वास नली डिप्थेरिया को प्रभावित करता है, डिप्थेरिया सॉरी श्वास नली दोस्तों, जहाँ डिप्थेरिया जो रोग है यह श्वास नली को प्रभावित करता है। फिर सोने की बीमारी है दोस्तों जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कालाजार जो कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो इस तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है। तो देखिए दोस्तों काकरापारा जो परमाणु विद्युत गृह की बात की जाए तो 220 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 220 मेगावाट है इसकी क्षमता। और इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में किया गया था। काकरापारा कहाँ में, तो गुजरात के सूरत में। स्थापना पूछेगा दोस्तों तो 1993 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ है, गोल्फ से है दोस्तों, याद रखना है गोल्फ से। बोगी दोस्तों का है, चाहे आपको कैंडी शब्द का, यह सभी आपका गोल्फ से है। ड्रॉप भी दोस्तों गोल्फ से है, पोस्ट भी गोल्फ से है, ईगल गोल्फ से है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है। तो अवामी लीग जो पार्टी है दोस्तों, यह आपका बांग्लादेश से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित, याद रखिएगा। और जातीय पार्टी बांग्लादेश की नेशनल पार्टी का संबंध है, याद रखना। जातीय पार्टी भी बांग्लादेश का है। और अवामी। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस, यह दोस्तों 24 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस दोस्तों 24 जुलाई को मनाया जाता है। और 26, देखिए कुछ संबंधित जुलाई से बता दे रहे, जैसे 26 जुलाई तो कारगिल स्मृति दिवस। फिर दोस्तों 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 11 जुलाई तो विश्व जनसंख्या दिवस। यह सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन बना है। तो देखिए ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में क्या है दोस्तों, तो विश्व का सर्वोत्तम शहर आपका न्यूयॉर्क बना है, न्यूयॉर्क बना है, याद रखना है न्यूयॉर्क। और इस सूचकांक में दोस्तों टोटल 1000 शहर शामिल हुआ है, 1000 शहर। चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी कि COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो COP29 का जो आयोजन हुआ दोस्तों अजरबैजान के एक शहर है बाकू में। अजरबैजान के शहर कहाँ में, तो बाकू में, याद रखिएगा बाकू में। कॉप का दोस्तों पहला बैठक होता है जर्मनी के बर्लिन में 1995 में। कॉप की जो पहली बैठक होता है जर्मनी के बर्लिन में, याद रखिएगा। और कॉप का पूरा नाम की बात किया दोस्तों तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो जाता है। और कॉप 28 का आपसे पूछेगा दोस्तों तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। और कॉप 30 का पूछेगा तो ब्राजील में, याद रखना है। 29 कहाँ होगा दोस्तों, तो अजरबैजान में हो गया। 30 कहाँ हो गया, तो या दोस्तों 30 आपका हो जाएगा कहाँ में, तो ब्राजील में। 30 ब्राजील। और COP 28 कहेगा तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि तर्कस सैन्य अभ्यास 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो तर्कस जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, याद रखना है। और यह जो 7वां संस्करण हुआ है तर्कस का, यह दोस्तों कोलकाता में आयोजित हुआ है, कोलकाता में। और इसमें दोनों देशों की थल सेना भाग लिया था, दोनों देशों की थल सेना। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप 3 मई आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है, 3 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान दोस्तों 159वां है, 159वां। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों 15,000 करोड़, याद रखिएगा 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। यही दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी याद रखना है अमरावती है, अमरावती। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 28 है
कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई का दोस्तों जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं यह चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। और एसबीआई का मुख्यालय क्या दोस्तों था, कहाँ हो जाएगा, तो आपका दोस्तों मुंबई में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों पालीताना, पालीताना याद रखना है, यह गुजरात के भावनगर जिला में स्थित है पालीताना गांव। चलिए नेक्स्ट बात है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत हुआ है। तो लाडला भाई योजना की शुरुआत दोस्तों आपका कहाँ में, तो महाराष्ट्र में। लाडला भाई योजना दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ है और इस योजना के तहत दोस्तों जो डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 और ग्रेजुएट युवा को 10,000 प्रति माह देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरा कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है। तो दोस्तों नीता अंबानी को चुना गया है। नीता अंबानी को याद रखिएगा, नीता अंबानी को। यहीं पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहेगा तो 23 जून 1894 को हुआ था, 23 जून 1894 को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोस्तों मुख्यालय आपको लुसाना, स्विट्जरलैंड के लुसाना शहर में है। और अध्यक्ष अभी दोस्तों वर्तमान में थॉमस बाक है, थॉमस बाक। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार विधानसभा का दोस्तों जो नए उपसभापति बने हैं यह राम वचन राय, राम वचन राय याद रखिएगा, राम वचन राय। और बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष आपसे पूछेगा, अध्यक्ष तो दोस्तों अवधेश नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह दोस्तों अध्यक्ष हैं और उपसभापति राम वचन राय जी हैं। विधान सभा में दोस्तों टोटल 243 सीट है और विधान परिषद में कुल 75 सीट है बिहार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक सबसे सफल प्रदर्शन रहा है जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो कुल दोस्तों 29 पदक जीता था, 29। और इस 29वां पदक के स्थान पर दोस्तों भारत का जो था 71वां स्थान मिला था, 71वां, जिसमें भारतीय टीम के द्वारा 1 रजत, 5 कांस्य और 6 दोस्तों सॉरी ये तो ओलंपिक की हम बात करते हैं दोस्तों, ओलंपिक में 71वां स्थान था, लेकिन पेरिस पैरालंपिक यहाँ का है ना। तो पेरिस पैरालंपिक में दोस्तों 29 पद जीता था और इसके साथ दोस्तों भारत का जो रैंक था वह दोस्तों 18वां मिला था और 7 गो स्वर्ण जीता था, 9 गो रजत और 13 कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है। तो यह दोस्तों शिमला में लागू किया गया है, शिमला में, याद रखना है शिमला में। और शिमला दोस्तों किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश का दोस्तों मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों वर्तमान में शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष पट्टा हासिल किया है। तो दोस्तों तंजानिया, तंजानिया याद रखिएगा, तंजानिया का हो जाएगा, तंजानिया। तंजानिया का राजधानी पूछेगा दोस्तों तो डोडोमा हो जाएगा, डोडोमा। नेक्स्ट है कि खीर भवानी मेला, तो खीर भवानी मेला दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, खीर भवानी मेला। फिर दोस्तों अम्बुबाची मेला कहता तो असम में हो जाता अम्बुबाची मेला, रज महोत्सव कहता तो उड़ीसा में हो जाता, हेमिस महोत्सव कहता दोस्तों तो लद्दाख में हो जाता हेमिस। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 1.45 अरब, 1.45 अरब थी। ये है कि संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए दोस्तों संपूर्णता अभियान का जो शुरुआत किया गया है यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा। और यह दोस्तों याद रखना है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह दोस्तों किससे संबंधित है। तो ये आपका वनजीव से संबंधित है, वनजीव से, याद रखिएगा, वनजीव से। नेक्स्ट बात है कि जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु के द्वारा दुनिया का सबसे पुरानी गुफा की खोज किया गया है। तो दुनिया का सबसे पुरानी गुफा का दोस्तों जो खोज किया गया है वह इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर। नेक्स्ट है कि कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है। तो कोपा 2024 दोस्तों अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है, अर्जेंटीना। और यह दोस्तों फुटबॉल टूर्नामेंट है, कोपा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 42 कि विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व शिक्षा सम्मेलन दोस्तों 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है, कहाँ में, तो दुबई में, याद रखिएगा, दुबई में किया गया है। और दुबई दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों दिरहम है, दुबई की मुद्रा क्या है, दिरहम। नेक्स्ट है दोस्तों कि चॉइस द वर्ल्ड ऑपोजिट इन, सो देखिए दोस्तों इसका आपको इंग्लिश से यहाँ से आप लोग बनाते जाइएगा, ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका ऑपोजिट पूछ रहा है रिजेक्ट का तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों 44 का कहेगा तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, तो 45 का दोस्तों ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसको लगा लीजिएगा। और क्वेश्चन 46 का दोस्तों ऑप्शन आपका ए आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि आंखों देखा गदर रचना का विद्या क्या है? तो दोस्तों संस्मरण है, याद रखना है, संस्मरण है, संस्मरण। आंखों देखा गदर संस्मरण विद्या की रचना है और यह दोस्तों मराठी भाषा में लिखित माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें दोस्तों कुल आपका देखिए, वो ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है और सर्वनाम की कुल संख्या दोस्तों 11 है। कुल संख्या पूछेगा तो कुल संख्या 11 है। जैसे दोस्तों मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ऐसा करके। तो और सर्वनाम का दोस्तों 6 भेद होते हैं, लेकिन 48 में जो दोस्तों टोटल इसमें 3 गो है। 3 है, कौन कौन है दोस्तों? तो मैं हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, अभी बताए हैं कि मैं हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वह, जो, सो, या सभी इसमें आ जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि निम्न में किस समूह के सभी शब्द कमल के परिवाची है? तो ऑप्शन सी पाइए, सरोज, पंकज, अरविंद, यह सभी दोस्तों कमल का परिवाची शब्द है। निम्नलिखित में किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का दोस्तों जो प्रयोग हुआ है शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेवार है? तो बाह्य कोर दोस्तों हो जाएगा, बाह्य कोर। पृथ्वी पर दोस्तों बाह्य कोर जो जिम्मेवार है पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा गर्म धारा है? तो देखिए दोस्तों, लेब्राडोर धारा जो है ठंडी है, फॉकलैंड की धारा भी दोस्तों ठंडी है, कैनारी की धारा भी ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों आपका गर्म हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों अटलांटिक महासागर में बहने वाली है। नेक्स्ट है कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत चीन सीमा का दोस्तों जो कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो 3 सेक्टर में, 3 सेक्टर में, याद रखिएगा। देखिए भारतीय सेना ने दोस्तों LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि 3 सेक्टर में बांटा है। पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों लद्दाख और चीन पर कब्जा वाले जो अक्साई चीन को, फिर मध्य क्षेत्र में दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य हो जाएगा मध्य क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोकण तट हो जाएगा, कोकण तट, याद रखिएगा, कोकण तट है। जो कि मध्य भाग को कन्नड़ मैदान भी कहा जाता है। ऐसे इसका आंसर दोस्तों आपका कोकण तट आपका राइट हो जाएगा। मालाबार तट दोस्तों केरल से संबंधित है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो देखिए दोस्तों बुलर झील जो कि एशिया का सबसे मीठे पानी का झील में से एक है और यह झेलम नदी के द्वारा पोषित, और यह भारत के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में स्थित है। बुलर झील, याद रखिएगा। तो यह दोस्तों विवर्तनिक गतिविधि का उदाहरण है। जैसे बारापानी झील की बात करें दोस्तों, तो बारापानी झील आपका मेघालय में है, डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, लोकटक झील आपका मणिपुर में है। बारापानी झील कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना है मणिपुर में बारापानी, मेघालय दोस्तों, बारापानी मेघालय में। नेक्स्ट है कि भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, याद रखना है कहाँ में? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति के नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? तो दोस्तों मैक्सिको, मैक्सिको, याद रखिएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट पाते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है और संबंधित राज्य दिया गया है। तो देखिए दोस्तों झूमिंग कृषि जो होता है यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। दाहिया स्थानांतरित कृषि का जो नाम है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में होता है, दाहिया दोस्तों मध्य प्रदेश में। पेंडा, पेंडा दोस्तों याद रखना है, यह आपको आंध्र प्रदेश की है, पेंडा आंध्र प्रदेश की। और कुमारी दोस्तों आपका पश्चिमी घाट का हो जाएगा, कुमारी याद रखना है, पश्चिमी घाट में होता है। स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों RPQS, RPQS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 59 बोला कि प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नेलापट्टू दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के है। नेलापट्टू कहाँ की? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में दोस्तों ऐसे और याद रखना है कि तेलकुंची है और तेलिनापुरम है दोस्तों, कोलेरू है। फिर तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो चित्रागुडी हो जाएगा, करिकली हो जाएगा, ये सभी पक्षी अभ्यारण्य का नाम हम बता रहे हैं। फिर कर्नाटक में दोस्तों रंगनाथिट्टू हो जाएगा, अतिवेरू हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो घाटी का बस्टर्ड अभ्यारण्य और करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि यूजिन ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? क्या दोस्तों याद रखना है परिस्थितिकी में योगदान के लिए, परिस्थितिकी में योगदान के लिए। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कुल सदस्य 389 में जिसमें कितनी रियासत के प्रतिनिधि थे? तो 93 दोस्तों, रियासत के टोटल 93 प्रतिनिधि थे और 4 को दोस्तों कश्मीरी के अंतर्गत आते थे। 4 जो आते थे जैसे दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, कुर्ग था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, यह दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 62 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी, सिविल और न्यायिक जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता कार्य करेगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 144 में इसको वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 144 में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार के सूची से हटा दिया गया है? तो यह दोस्तों 1978 में हुआ था, जो 44वां संविधान संशोधन उसी के तहत दोस्तों याद रखिएगा 1978 में। और इसको फिर वर्तमान में दोस्तों अनुच्छेद 300 के ए के तहत इसको कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं दोस्तों? तो सर देखिए, स्मारकों की रक्षा, यह दोस्तों अनुच्छेद 49 में इसकी चर्चा मिलता है और यह दोस्तों डीपीएसपी में है, न कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य में। बाकी दोस्तों सभी जो दिया गया है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट पाते हैं कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाले समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए किस नाम से? तो JS वर्मा समिति। JS वर्मा समिति दोस्तों याद रखना है। और इस समिति ने मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों को पहचान किया था, जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, कानूनी जो दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दंडित करता है, नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये सभी दोस्तों याद रखना है इसी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट पता है कि संविधान सभा के द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान मिला है। और महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षण कहेगा तो बताइए महिलाओं के लिए आरक्षण दोस्तों कहाँ पे किया गया है? महिलाओं को आरक्षण बताइए कहाँ पे किया गया है? और देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों क्वेश्चन कहेगा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ समितियां, जैसे खाकसा समिति है, भुरिया आयोग है, लोकपुर समिति है, ये सभी दोस्तों अनुसूचित जनजाति समिति से संबंधित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और यह प्रोटेम स्पीकर होता क्या है दोस्तों? देखिए प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों जो कि लोकसभा अध्यक्ष को चुनने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों जो चुनकर उसको शपथ दिलाकर उसके बाद दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि एक भारतीय राज्य के राज्यपाल अपने कार्यालयों में प्रवेश करने यानी कि अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? यानी कि क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता? सीधा सीधे तो याद रखना संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन दोस्तों शपथ दिलाता है संबंधित राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों को भर्ती और सेवा को शर्त से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेवार है? तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों AB डाइसी के द्वारा किया गया था, AB डाइसी के द्वारा याद रखना है। और इनके द्वारा दोस्तों 3 सिद्धांत दिया गया था, एक विधि की सर्वोच्चता, विधि के समझ समानता और व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? इसलिए नहीं देख पाते दोस्तों जो हमारा परितारिका होता है यह सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देता है और जिससे आंख में दोस्तों कम प्रकाश प्रवेश करता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 72 है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों याद रखिएगा। इसका सूत्र हम आपको बता देते हैं दोस्तों, F-32, F से हो जाता है फ़ारेनहाइट 32, F-32/9 बराबर C/5, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होता है? तो सबसे प्रतिरोधकता अधिक होता है दोस्तों नाइक्रोम की, नाइक्रोम के दोस्तों याद रखना है नाइक्रोम का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था? तो विद्युत क्षेत्र क्या कहेगा दोस्तों? तो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 75 है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें पहला कथन कह रहा है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा, द्रव्यमान जितना अधिक होता है और जड़त्व दोस्तों उतना ही अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह के गति के 3 नियम का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों ये केपलर को यानी कि जोहान्स केपलर को याद रखिएगा, जोहान्स केपलर को। तीनों नियम दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं। पहला नियम था कि किसी ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है जिसमें सूर्य 2 केंद्र बिंदु में से एक किसी एक पर स्थित है। और दूसरा नियम दिए थे कि एक ग्रह और सूर्य के मिलाने वाली एक रेखा खंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करता है। और तीसरा नियम था कि किसी ग्रह के कक्षीय काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष की दूरी के घन के समानुपाती होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पाते हैं कि S = UT + ½ AT² समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो दोस्तों स्थिति समय का याद रखना है, स्थिति समय का। देखिए जो पहला समीकरण है दोस्तों V = U + AT, जो कि वेग और समय को दर्शाता है। वेग और दोस्तों समय को पहला समीकरण याद रखना है, पहला समीकरण वेग और समय को
दूसरा समीकरण दोस्तों जो भी है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या दोस्तों स्थिति और समय को दर्शाता है, स्थिति और समय को दूसरा समीकरण। पहला दोस्तों वेग और समय को हो गया, और तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, या दोस्तों स्थिति और वेग को, यानी कि तीसरा समीकरण हो जाएगा स्थिति और वेग को। चलिए नेक्स्ट है कि तीसरा कक्षक या ए में कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 18। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिससे दोस्तों अम्ल वर्षा कहा जाता है, तो सल्फर तथा नाइट्रोजन का दोस्तों, सल्फर तथा नाइट्रोजन का याद रखिएगा, सल्फर तथा नाइट्रोजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है कि पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, तो किसका दोस्तों, तो याद रखना है यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका राइट आंसर। में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों जल में घुलनशील जो क्षार होता है उसको हम लोग एल्कली कहते हैं, एल्कली याद रखिएगा, एल्कली कहते हैं, एल्कली। नेक्स्ट पाते हैं कि धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी है कि पारा यानी कि Hg जो होता है ग्रीनोकाइट होता है, या दोस्तों गलत है। ग्रीनोकाइट दोस्तों कैडमियम युक्त धातु का है, कैडमियम का है ग्रीनोकाइट, याद रखना है ग्रीनोकाइट। 3 है कि लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्रस्तुत होता है, तो दोस्तों लैक्टोल याद रखिएगा लैक्टोज के द्वारा, लैक्टोज, लैक्टोज। नेक्स्ट पाते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व के बारे में दिए गए कथन को पहचान करना है कि कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे सही है। पहला कथन है कि पी ब्लॉक तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन 12वीं पी कक्षा में प्रवेश करता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है कि अधातु और उपधातु केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ग्रेफाइट के प्रमुख घटक क्या है, तो ग्रेफाइट का दोस्तों प्रमुख घटक होता है सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि दोस्तों SiO2 और AlO3 याद रखिएगा। इसको दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को, और सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं SiO2 को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीव का एक विविध समूह है, तो दोस्तों सवाल आपका हो जाएगा, सवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सवाल। नेक्स्ट है कि हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है, तो हमारा जो मस्तिष्क है दोस्तों यह किस पर निर्भर करता है बताइए, तो केवल ग्लूकोज पर निर्भर करता है, केवल ग्लूकोज पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, जो कि हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों अमाशय से स्राव होता है, अमाशय से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्य में स्टेटस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो यह दोस्तों बताइए कि कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सा रक्तवाहिनी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाता है, तो दोस्तों शिराएं हो जाएगा, शिराएं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस कोशिका को पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार का होता है, तो अमीबीय आकार का दोस्तों होता है श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका का आकार अमीबीय आकार का होता है, याद रखना है WBC। क्वेश्चन आपका 92 है कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो पोषक तत्व को दोस्तों ऊर्जा में सूत्रकणिका, सूत्रकणिका परिवर्तित करता है, याद रखना है सूत्रकणिका। नेक्स्ट है कि ओलियोगम रेजिन यानी हिंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो हिंग जो कि प्राप्त किया जाता है दोस्तों यह फेरुला के मसला जड़ के सूखे लेटेक्स से, सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट पाते हैं कि यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो दोस्तों विटामिन B12 हो जाएगा, विटामिन B12 याद रखिएगा, विटामिन B12 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो कि व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतक की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपका प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट है कि 3 अंगों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगा जो कि 6, 9, अच्छा ये दोस्तों मैथ है तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, बनाइएगा दोस्तों तो 975 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों करना, देखिए ये तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने से दोस्तों 3 से भाग दीजिएगा, भाग देने पर आपका 3 शेषफल बच जाएगा, वही आपका हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा बनाइएगा। तो जब क्वेश्चन 97 बनेगा तो 97 का हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। फिर जब 98 बनाएगा दोस्तों तो 98 बनाने के बाद दोस्तों 21 आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 99, जब दोस्तों 99 बनेगा तो 76% आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। फिर 100 का दोस्तों यानी कि क्वेश्चन लास्ट है जो 100 क्वेश्चन है, इसको जब बनाएगा तो दोस्तों आंसर आपका 5 दिन आएगा। बाकी दोस्तों PDF में इसको हम डिस्कशन डाल देंगे तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।